हाय फ्रेंड्स, मास्टर स्टडी क्लास पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज आपके सामने पॉलिटिकल्स के अगला टॉपिक जो है मौलिक अधिकार मूल कर्तव्य से संबंधित कुछ प्रश्न लाए गए हैं, जिनकी अपन व्याख्या करेंगे और उनको ध्यान से पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, नागरिक कौन से मौलिक अधिकार का सहारा लेकर अदालत जा सकता है? नागरिक कौन से मौलिक अधिकार का सहारा लेकर अदालत जा सकता है जब उसे लगता है राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया हो या किया जा रहा हो। तो ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जिसका सहारा लेकर कोई भी नागरिक कहाँ पे जा सकता है? अदालत जा सकता है जब उसे ये लगता है कि राज्य द्वारा उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। तो अनुच्छेद 32 इसका आंसर होगा, अर्थात संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत कोई भी नागरिक अदालत में जा सकता है जब उसे ये लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। अगला जैसे प्रश्न है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? प्रश्न फिर से टैली करते हैं। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? तो देखो, जन्म, जाति, नस्ल व लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ये संविधान के आर्टिकल 15 में बताया गया है, 15 में बताया गया है। अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अब यहाँ से कुछ प्रश्न आ जाते हैं कि 14, 15, 16, 17, 18 में कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर इसमें कौन सा कहाँ पे आएगा। तो इसके लिए एक लॉजिक बनाया था अपन ने, विभा लो अस्पृश्यता की उपाधि। लॉजिक क्या हो गया? विभा लो अस्पृश्यता की उपाधि। मैं यहां पे लिख देता हूं, विभा लो अस्पृश्यता की उपाधि। इसमें अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक सभी सम्मिलित हो गए हैं, ठीक है। वी से हो गया विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के समक्ष समानता। क्या हो गया? कानून के समक्ष समानता, ठीक है। भा से है भेदभाव नहीं होगा, अर्थात लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। लो से है लोक नियोजन के अवसरों में समानता, लोक नियोजन के अवसरों में समानता। लो से क्या हो गया? लोक नियोजन के अवसरों में समानता। यह है अस्पृश्यता का अंत, अर्थात छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत। और यहां है उपाधियों का अंत, सेना व शिक्षा को छोड़कर उपाधियों का अंत। अब ये कौन सा आर्टिकल है? कानूनों के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में वर्णित है। किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 14 में वर्णित है। भेदभाव नहीं होगा, ये अनुच्छेद 15 में वर्णित है। लोक नियोजन के अवसरों में समानता अनुच्छेद 16 में वर्णित है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। कहाँ पे है? अनुच्छेद 18 में है। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन अपना क्लियर हुआ, इसमें कोई समस्या नहीं है, स्पष्टीकरण दे दिया गया है, ठीक है। अब
इसके आगे हम चलते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 अपना, बी आर अम्बेडकर ने भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? बी आर अम्बेडकर ने भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो यहाँ पे आर्टिकल 32 इसका आंसर होगा। अनुच्छेद 32 को बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन अगर सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है कि आर्टिकल 32 को अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आर अम्बेडकर। ये प्रश्न अपन ने कैसे पूछा है? बी आर अम्बेडकर ने भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? आर्टिकल 32। और इसमें 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। प्रश्न कैसे आ सकता है? अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है? बी आर अम्बेडकर ने। या संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भारतीय संविधान की आत्मा किसके द्वारा कहा गया है? तो बी आर अम्बेडकर के द्वारा। यदि सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो उस स्थिति में ये आंसर नहीं होगा, वहां पे आएगा प्रस्तावना वर्ड, क्योंकि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना कहा जाता है। लेकिन रेगुलर नाम अगर बी आर अम्बेडकर का है तो वहां पे हम अनुच्छेद 32 को कहेंगे। वहां पे हम किसे कहेंगे? अनुच्छेद 32 को कहेंगे। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद के आधार पर गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंतराल पर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होने का अधिकार प्राप्त है? ठीक है, अर्थात 24 घंटे के अंदर हम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होने का अधिकार रखते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के आधार पर गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंतराल पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार प्राप्त है? तो इसमें अपना आर्टिकल कौन सा प्रयोग होगा? इसमें आर्टिकल 22 का प्रयोग किया गया है। किसका? कौन से आर्टिकल में इसका वर्णन है? आर्टिकल 22 में। आर्टिकल 22 में अर्थात हम बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या बोला जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। कोई भी गिरफ्तार व्यक्ति 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने अदालत में प्रस्तुत होने का अधिकार रखता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, निजता का अधिकार। निजता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में आता है? निजता के अधिकार में है प्राणदैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार, या स्वास्थ्य का अधिकार, पानी का अधिकार, भोजन का अधिकार, है ना। ये सारे अधिकार निजता के अधिकार में आते हैं। और इन सभी का वर्णन हमें कौन से आर्टिकल में मिलता है? आर्टिकल 21 में मिलता है, अनुच्छेद 21 में मिलता है। और अनुच्छेद 21 के में एक बात और जुड़ी हुई है, ध्यान देना, 21 के शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। तो इसका निजता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 21 में वर्णित है। कौन से में वर्णित है? अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार वर्णित है? निजता का अधिकार, जिसे प्राणदैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राणदैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है, या जीवन का अधिकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन का अधिकार कहा जाता है। इसमें क्या क्या सम्मिलित किया गया? भाई स्वास्थ्य का अधिकार है, पानी का अधिकार है, भोजन का अधिकार है। ये सभी अधिकार किस में आते हैं? निजता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? निजता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अगला है, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? देखो बात हो रही है वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने प्राप्त हैं। मौलिक अधिकार जो संविधान द्वारा हमें मौलिक अधिकार प्रदत्त है उनकी बात हो रही है। तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6। मुझे समानता अधिकार, देखो वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हैं, वर्तमान स्थिति की बात हो रही है। अब इसके बारे में कहेंगे कि भाई पहले कितने थे? वर्तमान में तो 6 हैं, तो पहले कितने थे भाई? पहले 7 थे। तो इनमें से कौन सा अधिकार हटाया गया? तो इनमें जो अपने को वर्तमान में 6 अधिकार है और पहले 7वां अधिकार था। 7वां अधिकार अपने पास था संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार था? संपत्ति का अधिकार था। और संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में सम्मिलित था। किसमें था भाई? 31 में सम्मिलित था। अब इसे संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाकर, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 के में सम्मिलित किया गया है। और ये कब किया गया? ये 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत, 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको
परिवर्तित किया गया था। तो आप बता सकते हैं कि वर्तमान में कि अपने मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। कितनी है? 6 है। पहले कितने थे? 7 थे। जो 7वां संपत्ति का अधिकार था उसे परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? कानूनी अधिकार कर दिया गया है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो 31 में था। और वर्तमान में कानूनी अधिकार के अंतर्गत किसमें सम्मिलित किया गया है? 300 क में सम्मिलित किया गया है। ये परिवर्तन कब हुआ? 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत ये परिवर्तन किया गया था। अगला जो प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 7 है, न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? तो जो अपने न्यायालय हैं वो कितने प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं? भाई रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को होता है। ठीक है, तो ये कितने प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण हुआ, परमादेश हुआ, अधिकार प्रच्छिता हुई, प्रतिषेध हुआ, उत्प्रेषण हुआ। मैं फिर से नाम बोल रहा हूं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रच्छिता, परमादेश, उत्प्रेषण। देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, अधिकार प्रच्छिता, परमादेश, प्रतिषेध, और कौन सा है? प्रतिषेध। ये 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को है। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय अर्थात एससी, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, कौन से अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 32 के तहत ये रिट जारी करने का अधिकार रखता है। और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है। उच्च न्यायालय कौन से? एचसी, हाई कोर्ट कौन से के तहत? 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार रखता है। देखो हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है शंक्वाकार है। कैसी है भाई? शंक्वाकार है, जिसके शीर्ष पर कौन सा है? एससी है, और इसके नीचे कौन सा है? एचसी है, और इसके नीचे कौन सा है? डीसी है। ठीक है, जैसे एससी को बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम बोलते हैं उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। एचसी को बोलते हैं हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, और डीसी है अधीनस्थ न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, तो अपन रिट जारी करने का अधिकार अपने दो न्यायालयों को प्राप्त है, जैसे अपना जो सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, और राज्यों के उच्च न्यायालय 226 के तहत रिट जारी करते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने का अधिकार इनको प्राप्त है। तो ये आज कुछ प्रश्न थे आपके पास जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। ये प्रश्न आपको आराम से समझ में आए होंगे। बार बार आप रिपीट करोगे तो आपके सामने क्लियर रहेंगे। बार बार वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपने मास्टर स्टडी चैनल के इस कारवा को आगे बढ़ाने का काम आपका है। हम आपके सहयोग की आशा करते हैं।